बुक 2 एक और गलती है जो उतनी बड़ी है जिसमें वे पड़ गए हैं। हालांकि वे सच में सोचते हैं कि जिन चीज़ों की जिन चीज़ों के लिए वे लड़ते हैं उन्हें बुराई के बजाय अच्छे गुणों से पाया जा सकता है, लेकिन वे यह मानने में गलती करते हैं कि इन चीज़ों को उस अच्छे गुण से बेहतर मानना चाहिए जिससे बुराई मिलती है उन्हें। एक बार फिर राज्य के रेवेन्यू का मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता, खजाने में पैसा नहीं आता। हालांकि उन्हें बड़े युद्ध करने पड़ते हैं, वे टैक्स देने को तैयार नहीं हैं। जमींदार का ज़्यादातर हिस्सा स्पार्टन के हाथों में वजह होने की वजह से वे एक दूसरे के योगदान पर ध्यान नहीं देते। विधायक ने जो नतीजा निकाला है वह फायदेमंद होने के उल्टा है, क्योंकि उसने अपने शहर को गरीब और अपने नागरिकों को लालची बना दिया है। स्पार्टन संविधान का सम्मान करना काफ़ी है, जिसके ये मुख्य दोष हैं। क्रेटन संविधान लगभग स्पार्टन से मिलता जुलता है और कुछ बातों में उतना ही अच्छा है जितना, लेकिन ज़्यादातर रूप में कम सही है। पुराने संविधान आमतौर पर बाद के संविधानों से कम विस्तृत हैं और लेस में लेसेडिमोनियन के बारे में कहा जाता है और शायद बहुत हद तक क्रेटेन की नकल है। परंपरा के अनुसार लाइकरगस जब उसने राजा चारिलोस का संरक्षक होना बंद कर दिया तो विदेश चला गया और उसने क्रेते में लंबा समय बिताया, क्योंकि दोनों देश लगभग जुड़े हुए हैं और लिक्टिनियन लेसेडेमोनियन का एक उपनिवेश है। और जब उपनिवेशवासी क्रेते आए तो उन्होंने उस संविधान को अपना लिया जो उन्होंने निवासियों के बीच मौजूद पाया। आज भी क्रेते के पेरियोएसी का या अधीनस्थ आबादी उन मूल कानूनों के अनुसार शासित हैं जिन्हें मिनोस ने लागू किया था। ऐसा लगता है कि यह द्वीप प्रकृति द्वारा हेलास पर प्रभुत्व के लिए बनाया गया था और अच्छी स्थिति में है। यह समुद्र के पार फैला हुआ है जिसके चारों ओर लगभग सभी हेलेंस बसे हुए हैं, और जबकि एक छोर पेलोपोनेज से ज़्यादा दूर नहीं है, दूसरा लगभग एशिया के ट्रायोपियम और रोड्स के इलाके तक पहुंचता है। इसलिए मिनोस के समुद्र का साम्राज्य हासिल कर लिया, कुछ द्वीपों पर कब्जा कर लिया और दूसरों पर कब्जा कर लिया। आखिर में उसने सिसिली पर हमला कर दिया, जहां केमिकस के पास उनकी मौत हो गई। क्रेटेन संस्थाएं लेसेडिमोनियन जैसी हैं। हेलोटस एक के किसान हैं, पेरियोएसी दूसरे के, और क्रेटेन और लेसेडिमोनियन दोनों का आम खाना होता है, जिसे पुराने समय में लेसेडिमोनियन फिडेटिया नहीं बल्कि एंड्रिया कहते थे। और क्रेटेन के पास एक ही शब्द है जिसके इस्तेमाल से यह साबित होता है कि आम खाना या सिसिटिया असल में क्रेते से आया था। इसके अलावा दोनों संविधान कई खास बातों में एक जैसे हैं, क्योंकि इफोरस का ऑफिस क्रेटेन कोस्मी के ऑफिस जैसा है। बस फर्क यह है कि आप इफोरस पाँच पाँच हैं, वहीं कोस्मी 10 हैं। एल्डर भी क्रेते के एल्डर्स को जवाब देते हैं। इन्हें क्रेटेन काउंसिल कहते हैं। और क्रेते में कभी राजा का ऑफिस था, लेकिन उसे खत्म कर दिया और अब कोस्मी के पास है। युद्ध में उनका नेतृत्व करने का कर्तव्य सभी वर्ग चर्चा में हिस्सा लेते हैं, लेकिन यह केवल बड़ों और कोस्मी के आदेशों की पुष्टि कर सकता है। क्रीट के आम खाने का मैनेजमेंट पक्का लेसेडिमोनियन से बेहतर है, क्योंकि लेसेडिमोनियन में हर आदमी हर कोई हर हर कोई हर आदमी के लिए इतना पेमेंट करता है, या अगर वह फेल हो जाता है तो कानून, जैसा कि मैंने पहले ही समझाया, उसे नागरिकता के अधिकारों का इस्तेमाल करने से मना करता है। लेकिन क्रीट में वे ज़्यादा पॉपुलर तरह के हैं। वहाँ धरती के सभी फलों, मवेशियों, पब्लिक रेवेन्यू और प्रियो की द्वारा दिए जाने वाले टैक्स का एक हिस्सा देवताओं और राज्य की सेवा के लिए दिया जाता है और दूसरा आम खाने के लिए, ताकि आदमी, औरतें और बच्चे सभी का गुजारा एक ही स्टॉक से हो। पास खाने में कंट्रोल रखने के कई आसान तरीके हैं जिन्हें वह फायदेमंद मानता है। वह पुरुषों और महिलाओं से अलग रखने के लिए बढ़ावा देता है ताकि उनके बहुत ज़्यादा बच्चे न हों और पुरुषों को एक दूसरे का साथ मिले। यह अच्छी बात है या बुरी, इस पर मैं किसी और समय सोचूंगा, लेकिन इसमें शक नहीं है कि क्रेटेन का आम खाना लेसेडिमोनियन खाने से बेहतर तरीके से बनता है। दूसरी तरफ कोस्मी इफोरस से भी बदतर संस्था है, जिसमें अच्छाई के बिना सारी बुराइयां हैं। इफोरस की तरह वे भी कोई मौका परस्त लोग हैं
लेकिन में इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है। स्पार्टा में हर कोई काबिल है और लोगों का ग्रुप है जिनका सबसे ऊंचे पद पर हिस्सा है चाहता है कि राज्य परमानेंट रहे। लेकिन क्रेते में कोस्मी कुछ खास परिवारों से चुने जाते हैं, न कि पूरे लोगों से, और बुजुर्ग उनमें से चुने जाते हैं जो कोस्मी रहे हैं। क्रेटेन के बारे में भी वही बुराई की जाती है जो लेस डोमोनियन बुजुर्गों के बारे में पहले ही की जा चुकी है। उनकी गैर जिम्मेदारी और जिंदगी भर उनका बहुत बड़ा खास अधिकार है और अपने फैसले पर काम करने और लिखे हुए कानून को नज़रअंदाज करने की उनकी मनमानी ताकत खतरनाक है। इन संस्था की अच्छाई का सबूत नहीं है कि लोग इससे बाहर रखे जाने पर नाराज नहीं है, क्योंकि इस पद से कोई फायदा नहीं है। और इफोरस के उलट कोस्मी एक द्वीप पर होने के कारण लालच से दूर रहते हैं। जिस तरीके से वे इस संस्था की बुराई को ठीक करते हैं वह बहुत ही अनोखा है, जो एक संवैधानिक राज्य के बजाय एक करीबी कुलीन तंत्र के लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि कोस्मी को अक्सर उनके ही साथियों या निजी लोगों की साजिश से निकाल दिया जाता है। उन्हें अपने पद का समय खत्म करने से पहले इस्तीफा देने की भी इजाज़त होती है। यकीनन इस तरह के सभी मामले इंसान की मर्जी के बजाय कानून से बेहतर तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो एक बहुत ही असुरक्षित नियम है। सबसे बुरा और कोस्मी के पद को सस्पेंड करना एक ऐसा तरीका जिसका इस्तेमाल अमीर लोग अक्सर तब करते हैं जब वे न्याय के आगे झुकना नहीं चाहते। इससे पता चलता है कि क्रेतौन सरकार, हालांकि इसमें एक संवैधानिक राज्य की कुछ खासियतें हैं, असल में एक करीबी कुलीन तंत्र है। क्रेते के लोगों की भी एक आदत है, वे एक सरदार बनाते हैं। वे आम लोगों के बीच एक पार्टी बनाते हैं और अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। यह राज्य की कुछ समय के लिए तबाही और समाज के खत्म होने के अलावा और क्या है। एक शहर तब तक खतरनाक हालत में होता है जब जो लोग तैयार होते हैं वे उस पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, क्रेते द्वीप अपनी स्थिति से बचा हुआ है। दूसरी दूरी का वही असर होता है जो लेसेडिमोनियन अजनबियों पर रोक लगाता है, और क्रेते के लोगों पर कोई विदेशी कब्जा नहीं है। यही वजह है कि पेरी योइसी क्रेते में खुश है, जबकि हेलोटस हमेशा बगावत करते रहते हैं। लेकिन जब हाल ही में विदेशी हमलावरों ने द्वीपों में अपना रास्ता बना लिया तो क्रेते के संविधान की कमजोरी सामने आ गई। क्रेते की सरकार के बारे में बहुत हो गया। माना जाता है कि क्राथोगिगियन गिनियन लोगों की सरकारी बहुत अच्छी है, जो कई मामलों में दूसरे किसी भी दूसरे राज्य से अलग है। हालांकि कुछ मामलों में यह लेसेडिमोनियन राज्य जैसा है। असल में तीनों राज्य हैं, लेसेडिमोनियन, क्रेटेन और कार्थेगिनियन, लगभग एक जैसे हैं और ये सभी एक दूसरे के राज्य से बहुत अलग हैं। कार्थेगिनियन के कई इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। उनके संविधान की श्रेष्ठता इस तथ्य से साबित तो होती है कि यद्यपि इनमें एक तत्व शामिल है, डेमोक्रेसी। यह लंबे समय तक चली है। क्रेथीजीन लोगों ने भी कभी कोई इसका विद्रोह नहीं किया जिसके बारे में बात की जा सके। वे कभी किसी तानाशाह के शासन में नहीं रहे। जिन बातों में क्रेथीजीन संविधान लेसेडिमोनियन से मिलता जुलता है उनमें ये बातें सम्मिलित है। क्लब की आम टेबल स्पार्टन फिडिटिया को जवाब देती है और उनके 104 मजिस्ट्रेट एफोर्स को। लेकिन यहाँ एफोर्स कोई भी इत्तेफाक के लोग होते हैं, वहीं क्रेथेजियन मजिस्ट्रेट काबिलियत के हिसाब से चुने जाते हैं। यह एक सुधार है। उनके अपने राजा गेरूसिया या बड़ों की काउंसिल भी होती है जो स्पार्टा के राजाओं और बड़े के जैसे होते हैं। उनके राजा स्पार्टन के उलट हमेशा एक ही परिवार के नहीं होते, चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई खास परिवार होता है तो उन्हें उसी में से चुन लिया जाता है और सीनियरिटी के आधार पर अपॉइंट नहीं किया जाता। यह कहीं बेहतर है। ऐसे अधिकारियों के पास बहुत पावर होती है और इसलिए अगर वे कम काबिल लोग हैं तो वे बहुत नुकसान करते हैं। वे पहले ही लेसेडिमोन में नुकसान कर चुके हैं। परफेक्ट स्टेट से ज़्यादातर कमियां या भटकाव जिनके लिए कार्थेजियन संविधान की बुराई की जाएगी उन सभी तरह की सरकारों पर एक जैसे लागू होते हैं।
जिनका हमने जिक्र किया है, लेकिन अमीरों के राज और संवैधानिक सरकार के ध्यान भटकाने वालों में से कुछ डेमोक्रेसी की तरफ कुछ ज़्यादा झुकते हैं और कुछ एलिगार्की की तरफ। राजा और बड़े लोग अगर एक मत हों तो यह तय कर सकते हैं कि वे किस मामले को लोगों के सामने लाएंगे या नहीं, लेकिन जब वे एक मत नहीं होते तो लोग तय कर सकते हैं कि मामला सामने लाया जाए या नहीं। और राजा और बड़े लोग जो कुछ भी लोगों के सामने लाते हैं उसे न सिर्फ सुना जा सकता है बल्कि वे तय भी करते हैं, और कोई भी इसका विरोध कर सकता है। अब स्पार्टा और क्रीट में इसकी इजाज़त नहीं है कि 5 लोगों की मजिस्ट्रेट जिनके पास कोई जरूरी मामले हैं उन्हें मिला दिया जाए, कि वे 100 लोगों की एक सुप्रीम काउंसिल चुने और दूसरे मजिस्ट्रेटों से ज़्यादा समय तक पद पर रहें, क्योंकि वे पद संभालने से पहले और बाद में दोनों ही समय असल में शासक होते हैं। वे ओलिगार्किकल बातें हैं, उनका बिना सैलरी के होना और लॉटरी से न चुना जाना, और ऐसी ही कोई भी बात है जैसे कि कब सभी केस मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जाने का रिवाज है, न ही कुछ जजों या जूरी के एक ग्रुप द्वारा और कुछ दूसरे ग्रुप द्वारा, जैसा कि लेसेडिमेन में होता है। ये सब अमीर लोगों की खासियतें हैं। कार्थेजियन संविधान अमीर लोगों के सिस्टम से हटकर कुलीन वर्ग की तरफ झुकता है, खासकर उस पॉइंट पर जहां आम राय उनके पक्ष में होती है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मजिस्ट्रेट को सिर्फ उनकी काबिलियत के लिए नहीं बल्कि उनके पैसों के लिए भी चुना जाना चाहिए। वे कहते हैं कि जो आदमी गरीब है वह अच्छा राज नहीं कर सकता, उसके पास फुर्सत नहीं होती। अगर मजिस्ट्रेट का उनके पैसे के आधार पर चुनाव कुलीन वर्ग की खासियत है और अमीर लोगों का चुनाव उनकी काबिलियत के आधार पर है, तो एक तीसरा रूप भी होगा जिसके तहत कार्थेज का संविधान समझा जाएगा, क्योंकि कार्थेजियन अपने मजिस्ट्रेट और खासकर उसमें उनमें से सबसे बड़े अपने राजाओं और जनरलों को काबिलियत और पैसे दोनों को ध्यान में रखकर चुनते हैं। लेकिन हमें यह मानना होगा कि इस अंतर है, अमीर लोगों के सिस्टम में भटक कर कानून बनाने वालों ने गलती की है। सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे ऊंचे तबके के लोगों को न सिर्फ ऑफिस में रहते हुए बल्कि ऑफिस से बाहर रहते हुए भी फुर्सत मिले और वे किसी भी तरह से खुद को नीचा न दिखाएं, और इस पर सबसे पहले उनका ध्यान जाना चाहिए। भले ही आपको फुर्सत पाने के लिए पैसे का ध्यान रखना पड़े, फिर भी यह पक्का एक बुरी बात है कि राजाओं अपने सेनापतियों जैसे सबसे बड़े पदों को खरीदा जाए। जो कानून इस गलत इस्तेमाल की इजाज़त देता है वह नेकी से ज़्यादा पैसे को जरूरी बना देता है और पूरा राज्य लालची हो जाता है, क्योंकि जब भी राज्य के मुखिया किसी चीज़ को इज्जतदार समझते हैं तो दूसरे नागरिक जरूर उनकी तरह बन जाते हैं। और जहां नेकी को पहली जगह नहीं मिलती वहां अमीर लोगों का सिस्टम मजबूती से नहीं बन पाता। जो लोग अपनी जगहें खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं उन्हें खुद के पैसे चुकाने की आदत हो जाती है, और यह सोचना बेतुका है कि एक गरीब और ईमानदार आदमी फ़ायदा कमाना चाहेगा। एक छोटा आदमी जिसने बहुत ज़्यादा खर्च किया वह ऐसा नहीं करेगा। इसलिए उन्हें राज करना चाहिए जो सबसे अच्छा राज कर सकते हैं। और अगर कानून बनाने वाला अच्छे लोगों को गरीबी से बचाने की परवाह नहीं करता तो उसे ऑफिस में बैठे लोगों के लिए फुर्सत का इंतजाम करना चाहिए। यह भी एक बुरा सिद्धांत लगता है कि एक ही व्यक्ति को कई पद संभालने चाहिए, जो कि कार्तगिनियों के बीच एक पसंदीदा प्रथा है, क्योंकि एक काम एक आदमी द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। विधायिका मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और एक ही व्यक्ति को बांसुरी बजाने वाला और मोची दोनों नहीं बनना चाहिए। इसलिए यहाँ राज्य बड़ा है, वहाँ संवैधानिक और लोकतंत्र दोनों सिद्धांतों के हिसाब से यह ज़्यादा सही है कि राज्य के पद कई लोगों में बटे होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था वह यह व्यवस्था ज़्यादा लोकप्रिय और बार बार दोहराए जाने वाले किसी भी काम को बेहतर और जल्दी किया जाता है। हमारे पास मिलिट्री और नेवी के मामलों में इसका सबूत है। इन दोनों सेवाओं में कमांड और आज्ञा मानने की जिम्मेदारी सभी पर लागू होती है। कार्थेजियन लोगों की सरकार ओलिगार्किकल है, लेकिन वे अपनी दौलत की वजह से ओलिगार्की ओलिगार्की की बुराइयों से बच जाते हैं, जिससे वे समय समय पर लोगों की कुछ मदद अपनी कॉलोनियों में भेज पाते हैं। यह उनका रामबाण इलाज है और इसी से वे राज्य को स्थिरता देते हैं।
हादसा उनके साथ होता है, लेकिन कानून बनाने वालों को हादसों पर भरोसा किए बिना क्रांति के खिलाफ इंतजाम करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे हालात हैं, अगर कोई अनहोनी हो गई और लोगों के ने अपने शासकों से बगावत कर दी, तो कानूनी तरीकों से शांति बहाल करने का कोई तरीका नहीं होगा। लेसेडेमोनियन, क्रेटेन और क्रेथेजियन संविधानों का चरित्र ऐसा है कि जिनकी सही मायने में प्रशंसा की जाती है। जिन लोगों ने सरकारों के बारे में बात की है, उनमें से कुछ ने कभी भी पब्लिक मामलों में कोई हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि अपनी ज़िंदगी एक प्राइवेट जगह पर बिताई है। उनमें से ज़्यादातर के बारे में जो बताने लायक था वह पहले ही बताया जा चुका है। दूसरे लोग कानून बनाने वाले रहे हैं, या तो अपने या दूसरे शहरों में, जिनके मामलों में जिनके मामलों को उन्होंने मैनेज किया है, और इनमें से कुछ ने सिर्फ कानून बनाए हैं, दूसरों ने संविधान बनाए हैं। जैसे लाइकरगस और सैलोन ने दोनों काम किए हैं। लेसेडिमोनियन संविधान के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जहाँ तक सैलोन की बात है, कुछ लोग उन्हें एक अच्छा लेजिस्लेटर मानते हैं, जिन्होंने ओलिगार्की के अधिकार को खत्म किया है, लोगों को आज़ाद किया है, अपनी पुरानी एथेनियन डेमोक्रेसी बनाई और राज्य के अलग अलग हिस्सों में तालमेल बिठाया। उनके हिसाब से एरियोपेगस की काउंसिल एक ओलिगार्किकल हिस्सा थी। चुनी हुई मजिस्ट्री अमीरों वाली और कोर्ट डेमोक्रेटिक थे। सच तो यह लगता है कि काउंसिल और चुनी हुई मजिस्ट्री सोलन के समय से पहले से मौजूद थी और उन्होंने उन्हें बनाए रखा, लेकिन उन्होंने सभी नागरिकों से कोर्ट बनाई। इस तरह डेमोक्रेसी बनाई। यही वजह है कि सब कभी कभी उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्योंकि कोर्ट को जो लॉटरी से चुने जाते हैं सुप्रीम पावर देता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक हिस्से को ख़त्म कर दिया है। जब कोर्ट ताकतवर हो गई तो लोगों को खुश करने के लिए जो अब तानाशाह की भूमिका निभा रहे थे, पुराने संविधान की मौजूदा डेमोक्रेसी में बदल दिया गया। इफिया लेटस और पेरिकल्स ने एरियोपेगस की ताकत कम कर दी। उन्होंने जूरी को पेमेंट भी शुरू कर दिया। इस तरह हर डेमा डेमागोग ने बदले में डेमोक्रेसी की ताकत बढ़ाई, जब तक कि वह वैसे नहीं बन गई जैसी हम आज देखते हैं। यह सब सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह हालत का नतीजा और सोलन का ऐसा इरादा नहीं था। फारसी युद्ध में समुंदर का साम्राज्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों के लिए पहचान बनने लगी, और वे बेकार के नेताओं के पीछे चलने लगे जिनका बेहतर वर्ग विरोध करता था। ऐसा लगता है कि सेलोन ने खुद इतना ही लोगों को सिर्फ पद के लिए चुनाव करने और मजिस्ट्रेटों से जवाब तलब करने की शक्ति दी थी, जो बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसके बिना वे गुलामी की हालत में होते और सरकार से दुश्मनी रखते। उसने सभी मजिस्ट्रेटों को बड़े लोगों और अमीर लोगों में से नियुक्त किया, ताकि पेंटाकोसियो मेडिमनी से या जुगिटे, क्योंकि वे बैलों का जोड़ा रखते थे, कहे जाने वाले वर्ग से तथाकथित शूरवीरों या घुड़सवार सेना के तीसरे वर्ग से चौथा वर्ग मजदूरों का था, जिनका किसी भी मजिस्ट्रेट पद से कोई हिस्सा नहीं था। सिर्फ कानून बनाने वाले जेल्यूकस थे जिन्होंने एपिजेफिरियन लोक्रियंस को कानून दिए, और चोरोडास जिन्होंने अपने शहर केटाना और इटली और सिसिली के दूसरे चिल्डिसीडियन शहरों के लिए कानून बनाए। कुछ लोग यह समझते हैं कि ओनिमैक्रिटस पहले व्यक्ति थे जिनके पास लोगों के कानून बनाने की कोशिश में कोई खास हुनर था, और यह है कि जन्म से लोक्रियन होना। थेल्स के शिष्य थे के बावजूद उन्होंने क्रेटे में ट्रेनिंग ली, जहां वे अपनी भविष्यवाणी की कला का इस्तेमाल करते थे। थेल्स उनके साथी थे, और लाइकरगस और जेल्क्यूकुस चारों डास जेलुकस के शिष्य थे, लेकिन उनका ब्यौरा समय के हिसाब से बिल्कुल नहीं मेल खाता। बिल्कुल एक थेबन कानून बनाने वाला भी था, जिसका नाम फिलोलास था, जो कोरिंथ का रहने वाला था। यह फिलोलास बिकार्डे परिवार का था और ओलंपिक विजेता
ओ था और ओलंपिक विजेता डायोक्लीज का प्रेमी था। अपनी माँ हेलिसियोन के मन में पैदा हुए अनैतिक कामों से डरकर वह कोरिन्थ छोड़कर थेबस चला गया। यहाँ दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने दिन खत्म किए। वहाँ के लोग अब अपनी कब्रों की ओर इशारा करते और एक दूसरे को साफ दिखाई देती हैं, लेकिन एक कोरिन्थ की ओर देखती है और दूसरी नहीं। परंपरा कहती है कि दोनों दोस्तों ने उन्हें इस तरह से बनाया था। डायोक्लीज ने अपनी बदकिस्मती से डरकर ताकि कोरिन्थ की जमीन उसकी कब्र से दिखाई न दे, फिलोलास ने ताकि दिखाई दे। यही वजह है कि वे थेबस में बस गए और इसलिए फिलोलास ने थेबस के लोगों के लिए कानून बनाए और कुछ दूसरे कानूनों के अलावा उन्हें बच्चा पैदा करने के बारे में कानून दिए, जिन्हें वे गोद लेने के कानून कहते हैं। ये कानून उनके लिए खास थे और इनका मकसद लौट की संख्या को बनाए रखना था। चंद्रोदास के कानून में झूठे गवाहों के बारे में कानून को छोड़कर कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने झूठी गवाही के लिए कार्रवाई शुरू की। उनके कानून हमारे आज के कानून बनाने वालों के कानूनों से भी ज़्यादा सटीक और सही तरीके से बताए गए हैं। फेलियस की खासियत है कि प्रॉपर्टी को बराबर करना। प्लूटो की खासियत है महिलाओं, बच्चों और प्रॉपर्टी का मिलना जुलना। महिलाओं का एक साथ खाना और शराब पीने का नियम कि जो लोग होश में नहीं हैं वे ही दावत के मालिक होंगे। साथ ही सैनिकों को प्रैक्टिस के दोनों हाथों से बराबर हुनर सिखाने की ट्रेनिंग देना ताकि एक हाथ दूसरे जितना ही काम का हो। ड्रेको ने कानून तो छोड़ दिए, लेकिन उन्हें पहले के मौजूदा संविधान के हिसाब से डाल दिया और इसमें कोई खास बात नहीं है जो बताने लायक हो, सिवाय सजा की गंभीरता और टिप्पणियाँ। पिटाकस भी सिर्फ एक कानून बनाने वाला था, संविधान बनाने वाला नहीं। उनके पास एक ऐसा कानून है जो उसके लिए खास है कि अगर कोई शराबी किसी दूसरे को मारता है तो उसे होश में रहने की तुलना में ज़्यादा सज़ा मिलेगी। उसने शराबी के लिए दिए जा सकने वाले बहाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि होश में रहने वाले लोगों की तुलना में शराबी ज़्यादा बार हिंसा करते हैं। रियो रेगियम के एंड्रोडामस ने थ्रेस के चाल्सीडियन को कानून दिए। उनमें से कुछ हत्या और वारिसों से जुड़े थे, लेकिन उनमें कुछ भी खास नहीं था। और यहीं पर हम अलग अलग संविधानों के बारे में अपनी जांच खत्म करते हैं जो या तो असल में मौजूद हैं या जिन्हें थ्योरिस्ट ने बनाया है। बुक 3। जो कोई भी सरकार के निचर और अलग अलग तरह के बारे में जानना चाहता है, वह सबसे पहले यह तय करे कि राज्य क्या है। यह भी एक विवादित है सवाल। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य ने एक खास काम किया, दूसरे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कुलीन वर्ग या तानाशाह और विधायक या राजनेता सहमत हैं। पूरी तरह से राज्य से संबंधित एक संविधान या राज्य सरकार राज्य के निवासियों की व्यवस्था होती है, लेकिन एक राज्य मिश्रित होता है और किसी भी अन्य पूरे की तरह कई भागों से बना होता है। ये नागरिक हैं जो इसे बनाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि हमें यह पूछकर शुरू करना चाहिए कि नागरिक कौन है और इस शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि फिर यहाँ से राय में अंतर हो सकता है। जो लोकतंत्र में नागरिक हैं वह अक्सर कुलीन तंत्र में नागरिक नहीं होता। उन लोगों को विचार में न रखते हुए जिन्हें नागरिक बना दिया गया है या जिन्होंने किसी अन्य आकस्मिक तरीके से नागरिक का नाम प्राप्त कर लिया है। हम सबसे पहले यह कह सकते हैं कि एक ही नागरिक इसलिए नागरिक नहीं है क्योंकि वह एक निश्चित स्थान पर रहता है, क्योंकि निवासी विदेशी और गुलाम उस स्थान का हिस्सा हैं, न ही वह नागरिक हैं जिसके
पास पास मुकदमा करने और मुकदमा किए जाने के अलावा और कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार एक संधि के प्रावधानों के तहत प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें एक संरक्षक की जरूरत होती है, इसलिए वे नागरिकता में पूरी तरह से हिस्सा नहीं लेते हैं और हम उन्हें नागरिक सिर्फ सही मायने में कहते हैं। जैसा हम यह शब्द उन बच्चों पर लागू कर सकते हैं जो रजिस्टर के नाम दर्ज कराने के लिए बहुत छोटे होते हैं, यहाँ उन बूढ़े लोगों पर जिन्हें सरकारी कामों से आज़ाद कर दिया गया है। इसके बारे में हम सिर्फ यह नहीं कहते कि वे नागरिक हैं, बल्कि एक मामले में यह भी जोड़ते हैं कि वे बालिग नहीं हैं और दूसरे में वे बालिग हो चुके हैं। उम्र या ऐसा कुछ सटीक शब्द मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा मतलब साफ है। जिन मुश्किलों के बारे में मैंने बताया है, वैसे ही मुश्किलें वंचित नागरिकों और देश से निकाला पाए लोगों के बारे में भी उठाई जा सकती हैं और उनका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जिस नागरिक को हम डिफाइन करना चाहते हैं वह सही मायने में नागरिक है, जिसके खिलाफ कोई छूट नहीं ली जा सकती, और उसकी खास बात यह है कि वह न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस में हिस्सा लेता है। अब कुछ ऑफिस की एक लिमिट होती है और एक ही व्यक्ति को उन्हें 2 बार रखने की इजाज़त नहीं होती, या वे उन्हें एक तय इंटरवल के बाद ही रख सकते हैं। दूसरे की कोई लिमिट नहीं होती, जैसे डिकास्ट या एल एलएसीएस्टा का ऑफिस। असल में यह कहा जा सकता है कि ये मजिस्ट्रेट बिल्कुल नहीं है और उनके काम की वजह से उन्हें सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन यह कहना जरूर मजाकिया है कि जिनके पास सबसे बड़ी ताकत होती है वे राज नहीं करते। इस पर और ज़्यादा बात न करते हुए, जो पूरी तरह से बोलने वाला सवाल है, हम एक ऐसा आम शब्द चाहते हैं जिसमें डिकास्ट या एलेसियास्ट दोनों शामिल हों। फ़र्क के लिए हम इसे निश्चित पद कहेंगे और हम मान लेंगे कि जो लोग ऐसे पद पर हैं वे नागरिक हैं। यह नागरिक की सबसे बड़ी परिभाषा है और उन सभी पर सबसे अच्छी तरह से फिट बैठती है जिन्हें आम तौर पर ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन चीज़ों के बारे में बुनियादी विचार अलग तरह के होते हैं, उनमें एक ही पहेली है और दूसरी तीसरी इस संबंध में देखने पर उनमें बताने लायक कुछ भी एक ही शायद कोई एक चीज़ जैसी हो। अब हम देखते हैं कि सरकारें अलग तरह की होती हैं और उनमें से कुछ पहले की होती हैं और कुछ बाद की। जो गलत बिगड़ती हुई होती हैं वे जरूरी तौर पर उन सरकारों के बाद की होती हैं जो पूरी होती है। बिगड़ेल से हमारा क्या मतलब है यह बाद में समझाया जाएगा। तो हर तरह की सरकार में नागरिक जरूरी तौर पर अलग होता है और हमारी परिभाषा एक लोकतंत्र के नागरिक के लिए सबसे अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य के लिए भी, क्योंकि कुछ राज्यों में लोगों को मान्यता नहीं दी जाती, न ही उनकी कोई रेगुलर सभा होती है, बल्कि सिर्फ खास सभाएं होती हैं और मुकदमे बारी बारी से मजिस्ट्रेटों के बीच बांटे जाते हैं। उदाहरण के लिए लेसर डेमेन में एफोर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुकदमे तय करते हैं जिन्हें वे आपस में बांट लेते हैं, जबकि बड़े लोग हत्या के जज होते हैं और दूसरे मामलों का फैसला दूसरे मजिस्ट्रेट करते हैं। कोर्तिजिया में भी ऐसा ही नियम लागू होता है। कुछ मजिस्ट्रेट सभी मामलों का फैसला करते हैं। हम सच में नागरिक अपनी भाषा को बदल सकते हैं ताकि इन राज्यों को भी शामिल किया जा सके, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही लागू होता। दूसरे राज्यों में एक पद पर बैठा व्यक्ति अनिश्चित पद पर नहीं कानून बनाता है और जज करता है, और ऐसे कुछ या सभी तय पदों पर बैठे लोगों के पास कुछ चीज़ें या सभी चीज़ों के बारे में सोचने या फैसले करने का अधिकार होता है। नागरिक की सोच अब होने लगती है साफ होने लगी है। जिसके पास किसी राज्य के सोच विचार या न्यायिक प्रशासन में हिस्सा लेने की शक्ति होती है उसे हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं, और आमतौर पर राज्य नागरिकों का एक समूह होता है जो जीवन के मकसद के लिए काफ़ी होता है। लेकिन व्यवहार में एक नागरिक को वह माना जाता है कि जिसके दोनों माता पिता नागरिक हों। अन्य लोग और पीछे जाने पर जोर देते हैं, जैसे 2 या 3 या अधिक दादा दादी। यह एक संक्षिप्त और व्यवहारिक परिभाषा है, लेकिन कुछ लोग आगे प्रश्न उठाते हैं, यह तीसरा और चौथा पूर्वज नागरिक कैसे बना।
लियोन्टिनी के गोर्गियास ने आंशिक रूप में, क्योंकि वह एक कठिनाई में था, आंशिक रूप से विडंबना में कहा। मोर्टार निर्माताओं द्वारा बनाए जाते हैं और लारिसा के नागरिक भी एक निर्मित वस्तु हैं, जो मजिस्ट्रेटों द्वारा बनाए गए केतली की तरह, और जिनका नाम अपोलियल है। फिर भी प्रश्न वास्तव में सरल है, क्योंकि यदि अभी दी गई परिभाषा के अनुसार वे उस सरकार में साझा करते थे तो वे नागरिक थे। यह दूसरी सबसे बेहतर परिभाषा है, क्योंकि शब्द पिता या माता से पैदा हुए हैं जो एक नागरिक हैं संभवतः किसी राज्य के पहले निवासियों या संस्थापक पर लागू नहीं हो सकते। उन लोगों के मामले में ज़्यादा मुश्किल होती है जिन्हें क्रांति के बाद नागरिक बनाया गया है, जैसे एथेंस में क्लीस्थनेज ने जलीमू को निकालने के बाद, क्योंकि उसने कई अजनबियों, गुलामों और बाहरी लोगों को काबिलों में शामिल किया था। इन मामलों में शक नहीं है कि कौन नागरिक है, बल्कि यह है कि जो है उसे नागरिक होना चाहिए या नहीं। और एक और शक भी रहेगा कि जिसे नागरिक नहीं होना चाहिए वह असल में नागरिक है या नहीं, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वह झूठ है और जो है नहीं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो पद पर हैं और फिर उन पद पर नहीं होना चाहिए, जिन्हें हम शासक कहते हैं, भले ही वे गलत तरीके से शासन करते हों। और नागरिक की परिभाषा इस बात से की गई है कि वह किस तरह का शासन या पद संभाल रहा है। जो कोई नागरिक या विधायी पद संभालता है वह नागरिक की हमारी परिभाषा को पूरी करता है। इसलिए यह साफ है कि जिन नागरिकों के बारे में शक पैदा हुआ उन्हें नागरिक ही कहा जाना चाहिए। उन्हें नागरिक होना चाहिए या नहीं, यह एक सवाल है जो पिछले जांच से जुड़ा हुआ है। राज्य के बारे में एक और सवाल उठता है कि कोई काम राज्य का है या नहीं, जैसे ओलिगार्की या तानाशाही से डेमोक्रेसी में बदलाव। ऐसे मामलों में लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट या दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करने से मना कर देते हैं, इस आधार पर कि ये तानाशाह ने न कि राज्य ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया है। वे तर्क देते हैं कि कुछ संविधान जबरदस्ती बनाए जाते हैं, आम भलाई के लिए नहीं, लेकिन यह डेमोक्रेसी पर भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि वे भी हिंसा पर आधारित हो सकते हैं। और जब डेमोक्रेसी के काम ओलिगार्की या तानाशाही के कामों से न तो ज़्यादा जायज़ होंगे और न ही कम। यह एक सवाल से जुड़ता है। अब हम कहते हैं कि राज्य एक जैसा है और कब अलग। यह बहुत ऊपरी नज़रिया होगा, जिसमें साफ जगह और रहने वालों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ज़मीन और आबादी अलग अलग हो सकते हैं और कुछ रहने वाले एक जगह और दूसरी जगह रह सकते हैं। हालांकि यह कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, हमें बस यह कहना है कि स्टेट शब्द साफ नहीं है। इसका मतलब यह है राज्य और शहर दोनों हैं। आगे पूछा गया है, एक ही जगह पर रहने वाले लोगों को कब शहर का माना चाहिए, इसकी लिमिट क्या है? निश्चित रूप से शहर की दीवार नहीं, क्योंकि आप पूरे पेलोपोनेसस को एक दीवार पर से घेर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके वाले शहर में बेबीलोन की तरह एक राज्य के बजाय एक देश होगा, जैसा कि वे कहते हैं पिछले 3 दिन पहले ही कब्जा कर लिया है। इससे पहले कि वहाँ कुछ लोग इस बात का पता चलता है, इसलिए यह मुश्किल को किसी और मौके पर के लिए टाल दिया जा सकता है। राजनेताओं को राज्य के आकार पर विचार करना होगा, और यह भी कि क्या उसमें एक से ज़्यादा देश होना चाहिए या नहीं। फिर क्या हम यह कहते हैं कि रहने वालों की नस्ल और रहने वालों की जगहें एक ही रहती हैं और शहर भी एक ही रहता है? हालांकि नागरिक हमेशा मरते और पैदा होते रहते हैं, जैसा हम नदियों और झरनों को एक ही कहते हैं। हालांकि पानी हमेशा बहता और वापस आता रहता है, या हम कहें कि इंसान की पीढ़ियाँ नदियों की तरह एक ही तरह रहती हैं, लेकिन हालात बदल जाती हैं, क्योंकि राज्य एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी नागरिकों से बनती है। इसलिए जब सरकार का रूप बदलता है और अलग हो जाता है, तो यह माना जा सकता है कि
तो यह माना जा सकता है कि राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा। जैसे एक दुखद गाना एक कॉमिक कोरस से अलग होता है, भले ही दोनों एक ही सदस्य जैसे हों। और इस तरह हम हर एलिमेंट के मेल या बनावट की बात करते हैं जब उनकी बनावट का रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए एक ही आवाज़ का तालमेल अलग कहा जाता है उसी हिसाब से जैसे डोरियन या फ्रीजियन तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सच है तो यह साफ है कि राज्य का एक एक जैसा होना मुख्य रूप से संविधान के एक जैसे होने में है। और इसे एक ही नाम से पुकारा या नहीं पुकारा जा सकता, चाहे रहने वाले वहीं हों या दूसरी जगह या पूरी तरह से अलग जगह के हों। एक यह बात बिल्कुल अलग सवाल है कि सरकार का रूप बदलने पर राज्य को अपने वादे पूरे करने चाहिए या नहीं। यह बात है जो लगभग पहले वाली बात से जुड़ी हुई है। क्या एक अच्छे आदमी को अच्छे नागरिक का गुण एक जैसा है या नहीं? उत्तर: इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें नागरिकों के गुणों के बारे में कुछ आम जानकारी लेनी चाहिए। नाविक की तरह नागरिक भी एक समुदाय का सदस्य होता है। जब नाविक के अलग अलग काम होते हैं जिनमें वह है, क्योंकि उनमें एक नाविक होता है, दूसरा पायलट है और तीसरा आउटलुक मैन, चौथे को किसी ऐसे ही शब्द से बताया जा सकता है। जबकि हर व्यक्ति के गुण सटीक भाषा सटीक परिभाषा सबसे सिर्फ उसी पर लागू होती है, वहीं उन सभी पर एक अभिशाप परिभाषा भी लागू होती है, क्योंकि उन सभी का एक ही मकसद होता है जो है नेविगेशन में सुरक्षा। इसी तरह एक नागरिक दूसरे से अलग होता है, लेकिन समुदाय की सुरक्षा उन सभी का आम काम है। यह समुदाय ही राज्य है इसलिए नागरिक का गुण का उस संविधान से जुड़ा होना चाहिए जिसका वह सदस्य है। अगर तब सरकार के कई रूप हैं तो यह साफ है कि अच्छे नागरिक का गुण एक परफेक्ट गुण नहीं हो सकता, लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा आदमी वह है जिसके पास वे गुण हैं। इसलिए यह साफ है कि अच्छे नागरिक में जरूरी नहीं कि वह गुण हो जो एक अच्छा इंसान बनाता है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, एक परफेक्ट स्टेट के बारे में सोचकर। अगर स्टेट पूरी तरह से अच्छे लोगों से नहीं बन सकता और हर नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वह अपना काम अच्छे से करे और इसलिए उसमें अच्छाई होनी चाहिए, क्योंकि सभी नागरिक एक जैसे नहीं हो सकते, तो नागरिक और अच्छे आदमी की अच्छाई एक जैसा नहीं हो सकती। सभी में अच्छे नागरिक की अच्छाई होनी चाहिए। सिर्फ इसी तरह स्टेट परफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसमें एक आदमी इनकी अच्छाई नहीं होगी। जब तक हम यह न मान लें कि अच्छे स्टेट में भी नागरिक अच्छा होना चाहिए, फिर से राज्य की तुलना जीवित प्राणी से की जा सकती है। जैसे जीवित प्राणी जिन पहले तत्वों में बटा है वे हैं आत्मा और शरीर। जैसे आत्मा तर्क और भूख से बनी है, पति पत्नी का परिवार, मालिक और गुलाम की संपत्ति, वैसे ही इन सभी और दूसरे अलग अलग तत्वों से राज्य बना है। इसलिए सभी नागरिकों को एक जैसा गुण नहीं हो सकता है। वैसे ही जैसे कोरस के लीडर का गुण उसके साथ खड़े कलाकार का नहीं होता। मैंने यह देखने के लिए काफ़ी कुछ कहा कि दोनों तरह के गुण पूरी तरह से और हमेशा एक जैसे क्यों नहीं हो सकते। लेकिन क्या तब ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें अच्छे नागरिक और अच्छे आदमी के गुण एक जैसे हों? इसका जवाब हम देते हैं, अच्छे नागरिक के लिए नहीं, बल्कि कि अच्छा शासक एक अच्छा और समझदार आदमी होता है, और जो राजनेता बनना चाहता है उसे समझदार आदमी होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि समझदारी की शासक की शिक्षा भी खास तरह की होनी चाहिए, क्योंकि क्या राजाओं के बच्चों को घुड़सवारी और मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं सिखाई जाती? जैसा कि यूरिपिडीज कहते हैं, मेरे लिए यह कोई बारीक कला नहीं है, बस वही चाहिए जो राज्य चाहता है। जैसे कि एक शासक को खास शिक्षा की जरूरत होती है। अगर एक अच्छे शासक की खूबी एक अच्छे आदमी की खूबी के बराबर है और हम यह भी मान लें कि वह नागरिक भी एक
शासक भी तो अच्छे नागरिकों की खूबी और अच्छे आदमियों की खूबी जैसा नहीं हो सकता। हालांकि कुछ मामलों में यानी सही हालत में भी हो सकते हैं, क्योंकि एक शासक की खूबी का नागरिक से अलग होती है नागरिकता से अलग होती है। इस फर्क की वजह से जैसा ने कहा कि जब हम तानाशाह नहीं थे तो उसे भूख लगती थी, लेकिन जब वे एक प्राइवेट जगह पर नहीं रह सकता था, लेकिन दूसरी तरफ जा सकता है कि लोगों की तारीफ इसलिए की जाती है क्योंकि वे राज करना चाहते और बात मानने दोनों देते जानते हैं। और ऐसा एक नागरिक कहा जाता है जिसका अच्छा गुण और दोनों एक साथ हैं। अब हम मानने के लिए एक अच्छे आदमी का गुण वह है जो राज करता है, और नागरिक का यह गुण है कि जो वह राज करने के लिए बात माने। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वे दोनों एक साथ जैसे तारीफ के लायक हैं, जो यह देखते हुए कि आम राय के अनुसार शासक और शासित को कभी न कभी दोनों समय के काम सीखने ही होंगे, लेकिन वे जो सिखाते हैं वह अलग होता है, और नागरिक को दोनों को जांचना और उसमें हिस्सा उसमें हिस्सा लेना चाहिए। यह नतीजा साफ है। असल में मालिक का एक नियम होता है, छोटे मोटे कामों से जुड़ा मालिक को यह जानना जरूरी नहीं है कि ये कैसे करना, लेकिन वह इन बातों के लिए अपने को रख सकता है। इसके अलावा अपमानजनक कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके अलावा मेरा मतलब है कि बेटे छोटे मोटे काम जो अलग तरह के होते हैं, और जिन्हें गुलाम की अलग चलता है, अपने हाथों की पवित्र मेहनत से जीते हैं। इसमें मैकेनिक भी शामिल हैं। यह खास तरह का था जो सिर्फ उन्हें ज़्यादा डेमोक्रेसी में अखबार इस्तेमाल के अलावा एक दूसरे काम सिखाए जाते हैं। अगर वे आदतन उनका इस्तेमाल करें तो मालिक और गुलाम के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। यह वही नियम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यह एक बल्कि एक तरह का नियम है जो आज़ाद लोगों के और जन्म के बराबर के लोगों पर लागू होता है। एक संवैधानिक नियम जैसा शासक को मानकर सीखना चाहिए कि घुड़सवार सेना के जनरल के काम घुड़सवार सेना के जनरल के आदेश पर सीखता है, या पैदल सेना के जनरल के काम पैदल सेना के आदेश पर रहकर सीखता है। यह ठीक है कि जिसने कभी वह नहीं सीखा अजब पालने वाले का अच्छा कमांडर हो सकता है, अच्छा कमांडर नहीं हो सकता। दोनों एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एक अच्छे नागरिक में दोनों की काबिलियत होना चाहिए। पता होना चाहिए कि एक आज़ादी आदमी की तरह कैसे राज करना है, और एक आज़ाद आदमी की तरह कैसे आज्ञा पालन करना है। ये ये एक नागरिक के गुण हैं। और हालांकि शासक का संयम और न्याय एक प्रजा से अलग होते हैं, एक अच्छे आदमी के गुण में शामिल होता है, क्योंकि अच्छा आदमी जो मानने के काबिल बनाया जाएगा, जैसे कि बछुआरा जैसे कि बनाना चाहिए। जैसे जैसे पुरुष और महिलाओं का संयम और साहस अलग अलग होता है, वैसे ही गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। एक यह है क्योंकि एक आदमी को कायर माना जाएगा अगर उसमें एक हिम्मत वाली औरत से ज़्यादा हिम्मत न हो। को कानून एक औरत को बतौनी माना जाएगा अगर वह अपनी बातचीत पर एक अच्छे आदमी की तरह रोक न लगाए। और सच में घर के मैनेजमेंट का रोल अलग हो, क्योंकि एक का काम कमाना होना है और दूसरी का बचाना। प्रैक्टिकल समझदारी सिर्फ खास शासक की खासियत होती है। ऐसा लगता है कि बाकी सभी खूबियां शासक और प्रजा दोनों के पास होनी चाहिए।
प्रजा की खूबी निश्चित रूप से समझी जाती है, बल्कि सिर्फ यही राय है उसकी तुलना में बनाने वाले को सजा दी जाती है। जबकि कितने एक जैसे हैं और कितने अलग अलग हैं, फिर भी बनाने वाले को और वे कितने अलग हैं